वेलकम बैक। अब बात करते हैं हम पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट अब भूल चुका है उस बजट के ब्लो को और रेडी है आगे मूव ऑन करने के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज। या आई थिंक एक कड़ी में देखें तो जो इलेक्शन के पहले की एक थोड़ी कमजोरी थी, थोड़ा इन्वेस्टर्स के मन में अनसर्टेनिटी थी, उसी वही एक्सटेंड हुई बजट के तरफ से। मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट अनुज अभी भी यही है कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट करने की, बिकॉज एक बिलीफ है इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में। तो इलेक्शन रिजल्ट्स बजट से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है उस माइंडसेट में कि कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है किसी इवेंट से। और जितनी सर्टेनिटी आती है अनुज, मैंने देखा है कि वो अच्छी रहती है मार्केट के लिए, चाहे इवेंट खराब हो, पर एज लॉन्ग एज सर्टेनिटी आती है तो मार्केट उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। मार्केट को डर रहता है अनसर्टेनिटी का। तो अब ये दो बड़ी इवेंट हुए हैं जिनके बाद अब मार्केट हैज रिकनसाइल्ड। और आज भी आपने देखा मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो थोड़ा रिकवरी पे ही है। अब आइडियाज ढूंढ रहे हैं लोग, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो नहीं चले हैं, कहाँ पे वैल्यू अभी बाकी है। मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मार्केट में काफी सेक्टर्स ओवर वैल्यूड हैं, हाइप्ड अप हैं। पर उसी मुश्किल में से अभी भी इन्वेस्टर्स का मूड तो यही है कि हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज ढूंढें जो अगले 3 4 5 साल में अच्छा रिटर्न बनाए। तो बजट के बाद आज तक कुछ नया खरीदा है आपने? मार्केट के चाल को के मद्देनजर कंस्ट्रिंग अब तो वरीज नहीं है ना एलटीसीजी की ना एसटीटी की। जी हर्षदा, हम जो पहले सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे उसी पे फोकस अब और ज्यादा कर रहे हैं। एक एग्री कमोडिटीज और एग्री स्पेस में हमारा काफी फोकस था। और अगेन ये बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर पब्लिक में है हमारी होल्डिंग। सो हमने स्टॉक्स ऐड किए थे, धानुका, शारदा क्रॉप केम और यूपीएल जैसे स्टॉक्स जो कि केटर करते हैं एग्री सेक्टर को। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक प्राइसिंग प्रेशर जो था चाइना डंपिंग का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है पर कम हो रहा है। मतलब अब वो डर नहीं है कि वापस फिर से जिस तरह का हमने माहौल देखा प्राइसिंग में वैसा दिखेगा। तो रिकवरी पाथ पे हैं ये कंपनीज। और इंडिया में मुझे लगता है सरकार का जो फोकस है क्रॉप यील्ड एनहांसमेंट में, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि जितना भी फार्म आपका हो, जिस साइज का भी, उसकी यील्ड बढ़े। सिर्फ एमएसपी बढ़ाने पे डिपेंडेंट ना रहें, पर यील्ड बढ़ाने में फार्मर्स की हेल्प करें। तो ये काफी जरूरी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं फार्मर को। क्रॉप प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी एक ऐसा स्पेस है जिसपे हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हैं। अब दूसरा सेक्टर है हर्षदा, जो मैंने पहले ही बात करी थी, इंश्योरेंस का, जो मुझे लगता है कि काफी टाइम वाइज करेक्शन से निकला है और कंपनीज इस समय बहुत स्ट्रांग है। और सरकार का भी अब फोकस रहेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, और जो थोड़ा जीएसटी के एनॉमलीज हैं उन्हें निकालने में। तो स्टार हेल्थ और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ जैसी कंपनी जो हमने ऐड करी थी वो ऑलरेडी अच्छा कर रही है मार्केट में। और मेरी उम्मीद है कि ये दोनों सेक्टर जो है एग्री और इंश्योरेंस, ये दोनों आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को ओवर 1 to 2 years। एक बार डायरेक्टर साहब क्रूड रखिएगा स्क्रीन पे, ब्रेंट क्रूड। अभय जी, जुलाई में सबसे ज़्यादा सिंक कोई अगर आप देखें कमोडिटीज़ में देखा गया तो वो है क्रूड। ऑलमोस्ट 87.34 की ट्रजेक्टरी से अब इट्स नॉ ऑलमोस्ट 79.67 है। आप तमाम इस एनर्जी स्पेस को देखिए, मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ बीपीसीएल, एचपीसीएल एट डे हाई, ऑलमोस्ट ये अपने वो जो फैब हाइज हैं उसको रिविजिट करता हुआ। इनफैक्ट ओएनजीसी भी अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई पे। ये एनर्जी बास्केट में आपके निगाह में गया है कुछ? क्या ऐड किया आप जी लोगों ने इस जी, बास्केट में? वेरी इंटरेस्टिंग विदेंद्र, आपने पूछा। ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी स्पेस है मुझे लगता है, क्योंकि इसमें एक तो सरकार का फोकस है एनर्जी एफिशिएंसी पे। और ये जो पूरा एक प्राइस करेक्शन है इंटरनेशनल क्रूड में, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ 1 2 दिन की बात नहीं है, ये रहेगा प्रेशर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्पेस है, इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली देखते रहना चाहिए। बिल्कुल एनर्जी स्पेस में खैर अच्छे मूव आ रहे हैं। बाय द वे, वो लॉरस लैब्स की बात हुई थी, एक बार चार्ट देखिए स्टॉक का, ऑलमोस्ट हर क्वार्टर सेम पैटर्न।
और पहले स्टॉक काफ़ी गिर जाता है नंबर से पहले, और फिर नंबर के बाद एक अच्छी रिकवरी आती है इसमें। आज फिर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। ये स्टॉक 482 पर था 10 जुलाई को, 482 से करेक्ट हुआ और आज एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट आज का लो ऑन द डॉट 200 डे मूविंग एवरेज, वहाँ से बाउंस बैक करके ये स्टॉक अब ऊपर आता हुआ। अब फार्मा में क्या क्या व्यू बन रहा है आपका, और कोई प्रेफर्ड पिक्स हैं यहाँ पर? जी अनुज, फार्मा में अगेन काफी समय से बुलिश हैं। मेरे ख्याल से साल भर से हम देख रहे हैं डेटा जो इम्प्रूव हो रहा है कंपनीज के फेवर में। हमारे जो पिक्स हैं पोर्टफोलियो में वो हैं दिवीज और डॉक्टर रेड्डीज। अगेन बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, ये हमारे पोर्टफोलियो में है। पर और मुझे लगता है कि तीन चीजें हैं जो इन कंपनीज को, इंडिया जेनरिक फार्मा कंपनी जो है उनको काफी सपोर्ट कर रही है इस समय, और मार्केट उनको प्राइसिंग नहीं कर रहा है। एक तो है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है यूएस में बहुत पॉजिटिव है क्योंकि जेनरिक्स की शॉर्टेज है। दूसरा, एक इनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने इतनी स्ट्रांग प्रोडक्ट पाइपलाइन लॉन्चेस की कभी नहीं देखी पिछले 10 साल में इंडियन फार्मा कंपनीज की। डॉक्टर रेड्डीज की जैसे मैं बात करूं, 150 प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में। और तीसरा है जो एफडीए का जो अभी पर्सपेक्टिव है, यूएस एफडीए का जो काफी नेगेटिव होता था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इस समय थोड़ा फ्रेंडली मैं कहूंगा। मतलब रेगुलेटर है तो फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं, पर एक कोलैबोरेशन का एटीट्यूड है। इस समय वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो हमने देखा है कि अब वो नेगेटिव वार्निंग्स देके या प्लांट बंद करने की धमकी देके नहीं जाते हैं। अब वो एक लिस्ट देके जाते हैं कि आपको ये इम्प्रूवमेंट करना है और उतना कर लीजिए, और वो कंपनीज कर लेती हैं। तो एक जो यूएस एफडीए का डर था कि ये प्लांट बंद कर देंगे और सडनली बिजनेस जीरो हो जाएगा, वो निकल गया है सिस्टम से। तो मेरे को लगता है कि ये जो इंडियन लार्ज कैप फार्मा स्पेस है जो एक्सपोर्ट करते हैं जेनरिक्स और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, ये काफी स्वीट स्पॉट है अगले साल 1.5 साल की। इनफैक्ट एक मैं रिपोर्ट पढ़ भी रही थी कि यूएस ऑफ कोर्स बाकी सभी इकोनॉमीज में भारत को प्रेफर करेगा अगले 5-10 सालों में अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सीडीएमओ बिजनेस के लिए, तो वो फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। एक इस पूरे मार्केट में जहां पर डे लो से एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है, बैंक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। अब आज तो ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक ने निराश किया है क्योंकि वहां पर स्लिपेजेस बड़े हैं, एसेट क्वालिटी भी थोड़ी सी नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या एक दिक्कत साबित हो सकती है? बाकी निजी बैंकों से भी इंडसइंड के नंबर्स आना बाकी है, आईसीआईसीआई के नंबर्स आना बाकी हैं। हर्षदा, ये मुझे समझ आता है कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से, क्योंकि जितना भी आप डेटा देख लीजिए सारा पब्लिक डोमेन में है। वो क्लियर है कि जो एक सस्ता कासा डिपॉजिट आता था इनके पास, वो बहुत प्रेशर में है। फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है सेविंग्स का। जो लोग फाइनेंशियलाइजेशन की बात करते थे कि रियल एस्टेट से पैसा निकल के स्टॉक मार्केट में आएगा, गोल्ड बुलियन से निकल के स्टॉक मार्केट में आएगा, वो ये भूल गए कि एफडी से भी निकल के, सेविंग्स अकाउंट से निकल के भी मार्केट में आएगा, और वो हो रहा है। तो जो हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, नए म्यूचुअल फंड फोलियोस खुल रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट से भी आ रहा है। और ये एक प्रॉब्लम है जो बैंकिंग सेक्टर को इससे निपटना पड़ेगा। जो एक समय था कि सस्ते में डिपॉजिट लेके और आप उसको महंगे में लोन दे दीजिए, उन दोनों जगह पे प्रेशर है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है, एक्सपेंस रेशियोज बढ़ रहे हैं क्योंकि रेंटल सैलरीज बढ़ रही हैं, चर्न है एम्प्लॉयज में। और दूसरा, एक आरबीआई का प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट कट्स को पास ऑन करें, रेट्स ना बढ़ाएं लेंडिंग के। और तीसरा जो है, एक एक राइजिंग डिटीरिएशन है रिटेल पोर्टफोलियोज में। 5 लाख रुपए तक के जो आप पर्सनल लोन के पोर्टफोलियोज, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग देखें, वो डिटीरिएट हो रहा है। तो इन सब 4 डेटा पॉइंट्स को अगर मैं मिक्स करूं तो मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग सेक्टर में कोई आउट परफॉर्मेंस होने वाली है, या नंबर जो है वो उम्मीद से बेटर आएंगे। मुझे लगता है ये नंबर्स जो एनालिस्ट की हाई एक्सपेक्टेशन है उसको डिसअपॉइंट करेंगे। ये बैंक्स बहुत अच्छे हैं और जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है इस वैल्यूएशन लेवल पे जहाँ पे आप 2, 2.5, 3 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आप कंटिन्यू करेंगे अपने साइडवेज करेक्शन को साल 1.5 साल के लिए। और तो इसके लिए हम अंडरवेट है। इनफैक्ट इस समय हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी बैंक या कोई भी लेंडर नहीं है। अच्छा अभय जी, स्पेशली ये जो लास्ट 2.5 साल थे
करीब करीब 30 महीनों का अंतराल, ये रियल स्टेट के लिए मेरे ख्याल से एंटायर करियर ऑफ रियल स्टेट में मेरे ख्याल से सबसे वर्टिकल राइज देखा था हमने। कहीं कहीं तो प्राइस मत पूछिए 35% बढ़े हैं प्राइस। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट्स जब विड्रॉ हो गए हैं उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेशन की कि तर्कसंगत है इस वक्त अभी कुछ समय के लिए रियल स्टेट को चेस करना? आप लोगों का व्यू क्या है इस वक्त रियल स्टेट पे? ये जो रियल एस्टेट में वीरेंद्र आप कह रहे हैं ना कि जो वर्टिकल राइज आया शॉर्ट टर्म में, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना ये वीरेंद्र की ये 10 साल से कुछ नहीं हुआ था। तो अगर आप इसको लंबे सीक्वेंस की सीरीज में देखेंगे तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं है जो आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स ने दिए। हाँ, जो जिस इन्वेस्टर्स ने अभी लिया उनको अच्छी रिटर्न दिखेगी। तो एक तो वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात होगी रियल एस्टेट सेक्टर से। दूसरी जो सवाल है आपका, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक चेंज है जो सरकार ने किया है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन और इसकी वजह से इतना कंफ्यूजन होता था कि लोग ना प्रॉपर्टी बेचते थे ना ले पाते थे, काफी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज फंसी हुई थी। पर अब आके सरकार ने क्लियर कर दिया कि 2 साल से आप ज्यादा आपने होल्ड किया तो आपको सिर्फ 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे ना। दूसरी चीज जो है वीरेंद्र की, हम देख रहे हैं जो डेटा कि इन्वेस्टर्स का कोई प्रेजेंस नहीं है मार्केट में, अभी भी कोई इन्वेस्टिंग के लिए रियल एस्टेट नहीं ले रहा है, एक्चुअल यूजर्स है। तो अगर एक्चुअल यूजर्स हैं तो उन्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 साल में फ्लिप करें या 4 साल में या 5 साल में। उनके लिए एक्चुअली डिसीजन मेकिंग ईजी हो गया है। सिर्फ नुकसान उनको हुआ है जो जिन्होंने 2001 के बाद और 2006-2008 के बीच में घर लिए, अगर वो बेचने जाएं तो थोड़ा उनको टैक्स का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि इंडेक्सेशन की वजह से उनका टैक्स 12.5% से भी कम होता। पर उस सेगमेंट को बस निकाल दें तो बिफोर 2001 वालों को कोई नुकसान नहीं है, और जिसने पिछले 5, 6, 8 साल में लिया है उसको भी फायदा है। तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव आउटकम है ये टैक्स लॉ चेंज है। और जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो थोड़ा हमने वीकनेस देखी है बजट के दिन से, वो मुझे लगता है टेक्निकल करेक्शन है। एक सेक्टर को एक रीजन चाहिए था करेक्ट होने का, पर मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई फंडामेंटल डिमांड में कोई फर्क आएगा रियल एस्टेट की। ओके अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मीनवाइल लॉरस ने वो अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड की है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आई थिंक रेवेन्यू गाइडेंस शायद मेंटेन कर रहे हैं। एबिटा के लिए वो बोल रहे हैं कि शायद